जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। बहुत बेहतर बेहद अंदाज में आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी को लेकर चल रहे होंगे। मैंने आपको 4 से 5 चीज़ें बताई हैं। अगर आप एक अपनी तैयारी को शानदार बनाना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो वो 4 से 5 काम आपको रखने पड़ेंगे, जिनमें पहला है कि आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। जो भी इस क्लास में आपको समझाया जाए उसको बहुत बेहतर तरह से आपको समझ लेना है। दूसरा है कि सोते समय आपको हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है 2 घंटे पहले, और अगले दिन आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है। अगर आप अपनी तरफ से कर पाएँ तो बहुत बढ़िया, बाकी प्रैक्टिस को अभी के लिए छोड़ सकते हैं। हम आपको करवाएंगे प्रैक्टिस आपके यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में। और उसके साथ साथ आपको, जैसे कि मान लो परसों संडे है तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो परेशान नहीं होना, क्योंकि भाई आपका सिलेबस ही नहीं हुआ। मॉक टेस्ट को अभी आप टाइम मैनेजमेंट के नज़रिए से देखिए, और उसके बाद आप 6 दिन में जो पढ़ाया है उसका रिवीजन करिए। ये सारी चीज़ें आप करते रहिए। आपको एग्ज़ाम से पहले जो एक डर बनता है ना, कि ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। आप बिल्कुल युद्ध के मैदान में ना एकदम दमदार मजबूत बन के जाएंगे। तो निशांत कनवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षरा हैं, मोनू कुमार हैं, प्रीति हैं, पार्थ हैं, नवीन चौधरी हैं, अभिषेक कुमार सिंह हैं, सुजीत हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रिंस पाल हैं, प्रियांश ही पाल हैं, सरोज कुमार हैं, शुभम जायसवाल हैं। मोनू कुमार हैं, अजय हैं, गरिमा हैं, अशांत गौतम हैं, अनी यादव हैं, प्रतीक मिश्रा हैं, विशाल कुमार हैं, तुषार हैं, मनीष खरवर हैं। सभी दोस्तों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। मैं धर्मेंद्र आप सभी के अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत स्वागत करता हूं। बताएंगे एक बार आप सभी के हालचाल कैसे हैं? खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, जबरदस्त रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुश रह के किसी काम को करते हैं तो मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अगर दुखी मन से, बोझ लेकर, प्रेशर लेकर किसी काम को करते हैं तो भारी काम भी, आसान काम भी बहुत भारी लगते हैं। पढ़ाई आपको करनी है। अगर आपकी कैपेसिटी 10 घंटे की है, मतलब अगर आपकी कैपेसिटी 8 घंटे की है, आप कोशिश करेंगे 9 घंटे पढ़ने की तो नहीं पढ़ पाएंगे। 8 ही घंटे पढ़िए, लेकिन दिल से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए। उस समय पे बस पढ़ाई ही करिए, फ़ोन को बिल्कुल अलग रख दो और आराम से पढ़ते रहिएगा। चलिए एक बार बताएंगे सभी लोग, आप सभी के हालचाल कैसे हैं, कैसे हैं आप सब? तो आज जो चलेगा वो रोटेशनल मोशन का पार्ट 2 चलेगा, और रोटेशनल मोशन को आज हम फिनिश कर रहे होंगे। रोटेशनल मोशन में कल हमने ज़्यादा जो जोर दिया था वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे दिया था, और उम्मीद है कि आपको सभी ज्योमेट्री के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों तरीके से याद हो गए होंगे। एक तरीके से याद रखना है और एक तरीके से बस एम आर का स्क्वायर जोड़ते हुए आगे तक चलना है, ठीक है। उसके बाद आज जो हमारा फोकस रहेगा कुछ बेसिक सी चीज़ों पर रहेगा। बेहद आसान चीज़ें हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे, बढ़िया समझ में आएंगी। और जब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा, जब तक हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं। चलो चलते हैं अब तो रोटेशनल मोशन के पार्ट 2 पे चलते हैं। और रोटेशनल मोशन में अब जो एक राशि आती है, क्योंकि फिजिक्स तो राशियों का अध्ययन है, तो जो राशि आती है वो है आपकी आघूर्ण, यानी कि टॉर्क। देखें जरा टॉर्क क्या होता है। देखो, मान के चलिएगा आपको किसी चीज को, जैसे दरवाजे को आपको खोलना है, ठीक है। तो दरवाजा मान लो यहाँ कब्जे लगे हुए हैं, इस तरह से एक दरवाजा देखे लेते हैं। ये एक दरवाजा है और मान लो यहाँ इसमें कब्जे लगे हुए हैं, मतलब यहाँ से ये घूमेगा। तो आप क्या करेंगे, इस पर एक फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, आप इस पर एक बल लगाना शुरू कर देंगे, ऐसे। मतलब इस दरवाजे को आप कुछ इस तरीके से खींचना शुरू कर देंगे ताकि ये यहाँ से घूम सके। अब मान के चलिए यहाँ पर अगर ये कसा हुआ ना होता तो क्या होता, ये दरवाजा बल के प्रभाव से सीधा आता, यानी कि ये रैखिक गति करता। लेकिन अगर ये यहाँ पर बंधा हुआ है, अगर ये यहाँ पर कब्जे से अटैच है, तो ये किस तरह की गति करेगा, किस तरह का मोशन करेगा? इसको खींचने की वजह से गोल गोल घूमेगा। बताइए सही कह रहा हूं मैं? अब जो इसका मोशन होगा वो कैसा होगा? गोल गोल मोशन होगा। अगर आप दरवाजे के नीचे के बने हुए निशानों को देखें तो वो कैसे निशान होते हैं? गोल गोल निशान होते हैं। यानी कि जब दरवाजा खुलता है तो उस तरह की गति कौन सी है? गोल गोल गति है। तो जहां पर आपने बल लगाया है, जो आपने बल लगाया है, और जहां से दरवाजा घूम रहा है, जहां से दरवाजा घूम रहा है, यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? आघूर्ण बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। यानी कि ये बल जो घूर्णन का प्रभाव लेके आ रहा है, ये बल जो घूर्णन का प्रभाव लेके आ रहा है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क का बस आप बेसिक सा फॉर्मूला याद रखेंगे, बल आघूर्ण का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे कि बल गुणा लंबवत दूरी।
लंबवत क्यों होती है? क्योंकि देखो जैसे आप ये दरवाजा है, जब इसको ऐसे ही तो खोलोगे, ऐसे ही तो बल लगाओगे इस पे, यहाँ पे लंबवत देखिए क्यों होगा? क्योंकि ये फोर्स कहाँ लगा हुआ है? इस दूरी से बाहर की तरफ लगा हुआ है, बाहर की तरफ। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? अगर ये फोर्स यहां लगा हुआ है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। इसलिए हम बोलते हैं कि ये कौन सी दूरी होती है? लंबवत दूरी होती है। तो बल आघूर्ण जो है वो क्या हो जाएगा? बल गुणा लंबवत दूरी। अब ये एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको लिखने का जो तरीका होगा वो देखो दो तरीके हैं। या तो आप वेक्टर गुणन की फॉर्म में लिखिए, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, टॉर्क बराबर, या तो आप क्रॉस की फॉर्म में लिखिए आर क्रॉस एफ, या फिर अगर आप क्रॉस हटाना चाहते हो, अगर आप क्रॉस हटाना चाहते हो तो आप साइन लगा दीजिए। अगर आप क्रॉस हटाना चाहते हो तो आप साइन लगा दीजिए। तो दोनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन पेपर में मिल सकता है। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, है ना। और इसमें पहले आर ही आएगा, तो आर क्रॉस एफ आ जाएगा, या क्रॉस हटाओगे तो साइन आ जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूंगा तो बच्चा बोलेगा कि सर मात्रक तो बहुत आसान है भाई, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मीटर होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। और अगर आपको याद हो, जब हमने कार्य को पढ़ा था, तो क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या था? न्यूटन, ये क्या था? मीटर। तो कार्य के अन्य मात्रक को हमने जूल कह दिया था, है ना। तो न्यूटन मीटर को ही वहां पर हमने क्या कहा था? जूल। ऐसे ही न्यूटन मीटर हर जगह ही क्या रहेगा? जूल रहेगा। न्यूटन मीटर हर जगह ही क्या रहेगा? जूल रहेगा। बिल्कुल, ये अभी तक सब टॉपिक कॉमन चल रहे हैं। गति वाला चैप्टर आपका सभी में कॉमन है, ये गति वाले चैप्टर का हिस्सा है, ठीक है। पर हम इसलिए इसको बाद में रहें क्योंकि कार्य शक्ति और ऊर्जा आपको समझ में आना चाहिए था, तब जाके हम इसको समझ पाते। क्योंकि देखो ये कार्य ऊर्जा का ही तो हिस्सा है, तो कार्य ऊर्जा पहले आपको समझ में आना चाहिए था। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो मैं कहूंगा यार तो तुम्हें आनी चाहिए हर चीज जवान। क्या हो जाएगी भाई? न्यूटन के लिए क्या लिखते हो आप? mL/T-2 लिखते हो, और मीटर के लिए क्या लिखते हो? L लिखते हो। तो 2 बार L आ गया ना, तो कितना हो जाएगा? 2 बार L की वजह से 2 बार L और T-2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, mL/T-2। तो इतनी जानकारी जो है आपको टॉर्क से जुड़ी हुई रखनी है, जड़त्व आघूर्ण से जुड़ी हुई रखनी है। जरा मुझे बताइए, बल आघूर्ण से, सॉरी जड़त्व आघूर्ण नहीं, बल आघूर्ण से जुड़ी हुई रखनी है। जरा मुझे बताइए कि किस किस को बातें समझ में आ गई हैं? किस किस को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं? चलो बहुत बढ़िया, सावन पौडवाल को एकदम बढ़िया समझ में आ गया। वेरी गुड। रश्मि, मुन्ना, नेहा, सब लोग पहले से आंसर कर रहे हैं। डायमेंशन का बहुत अच्छा लगा, एकदम जबरदस्त। इतना ही समझना है, इतना ही सीखना है ना, इससे ज्यादा की सोचो कि सर ये कहां से आया, वो कहां से आया। केवल जो स्क्रीन पे है उतने के बारे में सोचो, और ना उससे कम की सोचो कि चलो ये समझ नहीं आ रहा तो इसको छोड़ देते हैं, ऐसे भी मत सोचो। अच्छे से समझो। नहीं समझ आ रहा बताइए, दोबारा बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी स्पीड स्लो लेकर चलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, चीजों का समझ में आना बहुत जरूरी है, हर बच्चे को संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुजीत। परिभाषा आपसे ये कहती है, देखिए जब आप किसी भी चीज को बल लगाकर घुमाना चाहेंगे, जैसे कि दरवाजा हो गया, तो आपको उस पर ऐसे बल लगाना पड़ेगा। अब एक बच्चा कहेगा सर लगा तो मैं ऐसे भी सकता हूं, तो मेरे दोस्त तुम लगा तो ऐसे भी सकते हो, लेकिन दरवाजा सबसे ज्यादा अच्छे से जो खुलेगा वो ऐसे ही खुलेगा, यानी कि आपके बल का पूरा इस्तेमाल होगा। अगर आप ऐसे बल लगाओगे टेढ़ा मेढ़ा, तो आपके बल का पूरा इस्तेमाल घूमने में नहीं होगा, उसके केवल एक घटक का, उसके केवल एक घटक का जो एक घटक का इस्तेमाल केवल ऐसे हो पाएगा, है ना, एक घटक का इस्तेमाल केवल हो पाएगा। तो आपको कैसे खोलना पड़ेगा? बिल्कुल सीधा। अब सोचो, अगर आप इस दरवाजे को यहां से बिल्कुल सीधा खोलते हैं और ये यहां से जाके कब्जे की किसी दूरी से खुलता है, तो ये दूरी कैसी है? इसकी लंबवत ही तो है, तो इसको लंबवत दूरी हम कह देते हैं। ठीक है, लंबवत दूरी ले सकते हैं। बिल्कुल भूपेंद्र, आपको लंबवत दूरी ही लेनी है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेनी है। उसके बाद अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो बल गुणा लंबवत दूरी हो जाएगा। एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि को कैसे लिखते हैं हम? या तो क्रॉस प्रोडक्ट में लिखोगे तो साइन नहीं लगाओगे, और क्रॉस हटा दोगे तो साइन लिख दोगे, और यहां से हो जाएगा न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा जूल, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी mL/T-2। ठीक है, हैंडपंप का हत्था लंबा बनाया जाता है। बहुत बढ़िया रश्मि। तो आप देखो, जैसे जो अब इसके उदाहरण कहां मिलेंगे, जैसे आप देखो जो हैंडल होते हैं दरवाजे में, वो कब्जे से दूरी पर लगाए जाते हैं। चलो इसके अनुप्रयोग देख ही लेते हैं, अब बात चल गई है तो इसके अनुप्रयोग देखिए, इसके अनुप्रयोग देखिए, इसके एप्लीकेशन। अब देखिए एप्लीकेशन क्या है कि पहला जो हत्था होता है या हैंडल जो होता है, हैंडल कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। हैंडल, कब्जा समझ रहे हो ना, जहां से दरवाजा घूमता है, हैंडल कब्जे से दूर लगाए जाते हैं।
अब सर नजदीक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं एक बार। दूर लगाए जाते हैं। अब देखिए अगर तुम नजदीक लगा दोगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी भाई। मान के चलिए आपका ये दरवाजा है ना जी, आप यहां पर लगा रहे हो एक फोर्स, और अभी हमने जो कब्जा लगाया हुआ है बिल्कुल बाहर लगाया हुआ है, बिल्कुल बाहर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, मान लो 5 मीटर है, तुमने लगाया 10 न्यूटन का बल, सही है। अब एक आदमी कहता है कि नहीं जी मैं तो कब्जा नजदीक लगाऊंगा, मैं तो कब्जा नजदीक लगा देता हूं। कहां लगा दोगे भैया, चलो हमने उससे पूछा कहां लगाओगे, वो कहेगा इसी दरवाजे में, इसी दरवाजे में मैं जो है कब्जा यहां लगा देता हूं, ठीक है, मैं केवल 2 मीटर पे कब्जा लगा देता हूं। अब फिर से तुम उतना ही बल लगा के देखो, 10 न्यूटन का बल लगा के देखो, यहां पे टॉर्क देखो, बल गुणा दूरी कितना हो जाएगा 20, यहां पे टॉर्क देखो 10 गुणा 5 कितना मिल जाएगा 50। समान बल के लगाने से यहां पे दरवाजा मुश्किल से घूमेगा, क्योंकि 20 जूल का काम केवल हो रहा है, कितने जूल का 20 जूल का, लेकिन देखो समान बल लगाने पर यहां पे ज्यादा काम होगा, क्योंकि आपका 50 जूल का काम हो रहा है। सर ऐसे तो बहुत दूरी पे लगाओ, भाई लिमिटेशंस भी तो होती है, ऐसे थोड़ी है कि पूरे घर को केवल दरवाजे दरवाजे से ही भर दोगे, उसमें ना कोई रहने की जगह है ना किचन की जगह है। अब आप हैंडपंप के जो हत्थे देखोगे वो लंबे बनाए जाते हैं, अब आप समझ गए होंगे। कभी हैंडपंप को ना नजदीक से, हत्थे को नजदीक से पकड़ के उसको हैंडपंप को चला के देखना, कभी तुम दरवाजे को ना एक वो लेना हैंडल और उसके नजदीक लगा के खोल के देखना, बहुत मुश्किल हो जाएगी, मतलब ये तो आपका अजीब वाला हो जाएगा। बैल कोलू, बिल्कुल बहुत सारे एग्जांपल्स आपके ले सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया। दूरी यदि अधिक होगी तो फोर्स कम लगेगा, बहुत ही बढ़िया, एकदम जबरदस्त। अब आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर आप कहिए कि घूर्णन प्रभाव जो है टॉर्क है वो आपको ज्यादा मिल जाएगा। अब बताइए क्या सभी को समझ में आया, क्या सभी को समझ में आ गया। न्यूमेरिकल इसमें थ्योरी वाला ज्यादा रहता है, आपका जो यूपीरियड ऑपरेटर है उसमें थ्योरी वाले और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपके न्यूमेरिकल तो बहुत ही कम आएंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आएंगे, आएंगे भी तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे मैंने करवाए हैं कि अगर दूरी दे दी, फोर्स दे दिया, आपसे टॉर्क पूछेगा, यानी कि दूरी और बल दे के बला गुण पूछेगा, ऐसी सारी चीजें बिल्कुल। चलो एक बार सभी लोग बताओ, अब सभी को क्लियर है एक बार। ठीक है, इतना ही एग्जाम्पल बहुत है, बाकी आप कुछ भी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कुछ भी आप समझ सकते हैं, मान सकते हैं। पता है एक दिक्कत हो रहा है आप लोगों की, जैसे कि एक बच्चे ने बोला था कि सर मेरे कमेंट को नहीं पढ़ा जाता है, पता है क्या दिक्कत होती है। अब जैसे मैं स्क्रीन के सामने हूं, आपको लग रहा होगा कि आप जो भी कमेंट करोगे मेरे सामने आ जाएगा, अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं इग्नोर कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। आपका कमेंट ना 1 मिनट पीछे आता है, मतलब जब मैं बोर्ड की तरफ मुड़ चुका हूँ तब जाके आपका कमेंट आएगा, तो कोई भी टीचर कभी सीरियस कमेंट को इग्नोर नहीं करते हैं कैसे भी। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका टॉर्क। अब देखिए एक चीज होती है आपकी संवेग संरक्षण, पहले संवेग को देख लीजिए। एक चीज होती है आपकी कोणीय संवेग, एक राशि होती है, अगली राशि पे चलते हैं, और उस राशि का नाम होता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आपका होता है, जैसे हमने पढ़ा था एक रैखिक संवेग, आपको याद है हमने पढ़ा था रैखिक संवेग, तो वैसे ही होता है आपका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। और किसी किसी बुक में इसको एल से दिखा देता है, किसी किसी बुक में इसको जे से दिखा देता है, बाकी नोटेशन की कोई दिक्कत नहीं है, नोटेशन कभी आपको याद रखनी ही नहीं है, पेपर में कभी भी ये एल और जे नहीं बोलेगा, वो कोणीय संवेग ही बोलेगा, ठीक है। चलो तो हम इसको एल लेके चलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो ले सकते हैं। तो कोणीय संवेग क्या होता है, एल बराबर आई, रैखिक संवेग, रैखिक संवेग क्रॉस आर, यानी कि रैखिक संवेग और दूरी के गुणनफल को हम कोणीय संवेग कहते हैं। पी क्या है यहां पर, रैखिक संवेग, पी क्या है यहां पर, रैखिक संवेग, यानी कि लीनियर मोमेंटम। जैसे कोणीय संवेग था वैसे ही आपका रैखिक संवेग होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम इसका याद रखेंगे, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला जो है, अब देखो आप भाई इसको क्या लिख सकते हो, पी को एम वी लिख सकते हो, है ना, एम वी, इसको आर लिख दोगे तो ये हो जाएगा आपका एम वी आर। या अगर आप क्रॉस हटाना चाहो तो आपको पता है क्रॉस हटाते क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तो साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो कोई भी फॉर्मूला आपको पेपर में दिया जा सकता है, आपको सारे के सारे फॉर्मूलों को अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। इसको आर क्रॉस वी लिखो, ये इसी फॉर्म में लिखा जाता है, एम इंटू आर क्रॉस वी, ऐसे। अब ये हो जाएगा आपका एम वी आर साइन थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी अच्छे से याद रखना है हमें। कौन सा फॉर्मूला होता है, एल बराबर आई ओमेगा, एल बराबर आई ओमेगा। कोई मुझे बताएगा आई और ओमेगा क्या है, ये नोटेशन तो हम पहले यूज कर चुके हैं, आई और ओमेगा क्या है। तो
तो आई जो है आपका वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण। आई है आपका जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा जो है वो है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। अब देखिए, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय गति, कोणीय वेग, सिंपल कोणीय वेग। सही है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया जी आपका एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या होता है? रैखिक संवेग गुणा दूरी। रैखिक संवेग गुणा दूरी के गुणनफल को हम क्या बोल देते हैं? कोणीय संवेग बोल देते हैं। और भाई अगर तुम इसकी जगह से p की जगह mv लिख सकते हो। अगर क्रॉस हटाना चाहोगे साइन आ जाएगा, और इसका एक फॉर्मूला L बराबर आई ओमेगा भी होता है। इन सब की डेरिवेशंस हैं, लेकिन हमें डेरिवेशंस पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। L बराबर आई ओमेगा, L बराबर आई ओमेगा। ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक बेहतरीन सी चीज दिखाता हूं। अगर मैं कोशिश करता हूं चल पाए तो, अगर यहां चल पाए तो एक बहुत बढ़िया सी चीज है। एक बहुत बढ़िया वीडियो दिखाता हूं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो, ओहो, पहले ऐड चलेंगे। चल जा भाई, चल जा। एक चीज, एक सेकंड का वेट करेंगे बस, आपको एक बढ़िया सी चीज दिखाऊंगा। अब देखना। ओहो, ऐड इतने आते हैं यार। देखिए, ये अंकल जी बैठे हुए हैं इस टेबल पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है यहां से, और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ये अंकल जी टेबल पे बैठे हुए हैं, और इन्होंने अपने दोनों हाथों में हथौड़ा पकड़ रखा है। पहले तो मैं इनकी आवाज बंद कर दूं, क्योंकि तुम्हें वैसे भी कुछ समझ आना है नहीं इंग्लिश में। अरे यार, ये क्या हो गया भाई? ए चचा, तुम कहां से आ गए यार? चलो मैं तुम्हें बाद में दिखाता हूँ यार, ये तो वीडियो ही नहीं चल रही है। ये पता नहीं कहां से बीच में आ टपके। हाँ, यही थी। देखिए, इन्होंने ले रखे हैं अपने हाथ में दो हथौड़े, ठीक है। इन्होंने अपने हाथ में दो हथौड़े ले रखे हैं, और अभी ये इस पे घूमना शुरू करेंगे। तो आप इनके एक बार घूमने पे ध्यान देना। यूनिट केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड होगी क्या, एक बार देख लेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, जब इन्होंने अपने हाथों को दूर किया हुआ है, तो इन्होंने रोटेट करना शुरू करा, मोशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी देखो, अपने हाथों को जैसे नजदीक लाते हैं तो तुरंत इनकी गति बढ़ जाती है। एक बार इस चीज को ऑब्जर्व करिए। जब इनके हाथ दूर होते हैं, जब इनके हाथ दूर होते हैं तो इनकी गति ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे ही नजदीक लाते हैं तो इनकी गति बढ़ जाती है। क्या ये चीज आप सभी ने देखी? एक बार इस चीज के लिए थम्स अप करिए। मैं फिर से एक बार चलाई देता हूं, अंकल जी को दोबारा दिखा। अरे चलो, एक तो इन्हें भगने की बहुत जल्दी है। आजा भाई, देखो। अब चचा जी को देखो, इन्होंने अपने हाथ दूर कर लिए, और जैसे दूर करते हैं और दूर करने के बाद घूमते हैं, तो आराम से घूम पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरह से घूम पा रहे हैं झमाझम। और जैसे नजदीक आएंगे तो देखो, इन्होंने अपनी गति को तुरंत, इनकी गति तुरंत बढ़ गई है। हाथ दूर हैं, गति कम हो जाती है, और जब हाथों को नजदीक लाते हैं तो इनकी गति बढ़ जाती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्वेश्चन बनेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देख लिया हमने। अब देखो, L बराबर होता है आई ओमेगा। हमने पढ़ा अभी अभी, L बराबर होता है आपका आई ओमेगा, ठीक है। L बराबर आई ओमेगा। अच्छा, आई क्या होता है? एम आर स्क्वायर। आई होता है एम आर स्क्वायर, और ये क्या है? ओमेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि अगर किसी चीज की, ध्यान देना, अगर किसी चीज की रेडियस बढ़ेगी,
अगर किसी चीज की त्रिज्या बढ़ती है तो उसका कोणीय वेग कम हो जाता है, ऐसे याद रखो। क्यों होता है? इसको संरक्षित रखने के लिए, इसको संरक्षित रखने के लिए। संरक्षित का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए इसकी वैल्यू किसी समय 50 है, ठीक है, इसकी वैल्यू किसी समय, या फिर मान लेते हैं कि जो मास है वो है आपका 5 किलो, किसी चीज की रेडियस जो है वो भी 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, और ओमेगा जो है वो 2 है, सही है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 और 50 पंजे 250, एल की वैल्यू 250 आ जाएगी। अब मान के चलिएगा किसी क्षण रेडियस जो है वो बढ़ जाती है, और बढ़ के कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है ना। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये तो 5 ही रहेगा, तो 100 पंजे 50, 100 पंजे 500, या इसको थोड़ा सा और कम करो, इतना ज्यादा हो ही नहीं पाएगा वो। मान लो इसको 6 कर लेते हैं, ठीक है, 6 छिंग 36, और 36 पंजे कितना हो जाएगा भाई आपका? 3 पंजे 15 और 6 पंजे 30, 180 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ना उस हिसाब से चेंज होगी कि ये 250 ही रहे। अब 180 में तुम 2 की गुणा करोगे तो ज्यादा आ जाएगा, यानी कि ये 2 से कम हो जाएगी। तो इतनी सी बात समझो आप कि अगर आपकी किसी चीज की रेडियस बढ़ती है तो उसमें ओमेगा की वैल्यू घट जाती है। रेडियस का मतलब क्या हुआ? जब चचा ने अपने दोनों हाथों को दूर फैलाया था तो रेडियस बढ़ गई थी, तो उनकी कोणीय गति घट गई थी, और जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को नजदीक लाया था तो उनकी रेडियस कम हो गई थी, और रेडियस कम होते ही उनकी कोणीय गति बढ़ गई थी। ये क्यों होता है? इसको संरक्षित रखने के लिए, इसको एक समान बनाए रखने के लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं हम कोणीय संवेग संरक्षण। क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण। इस कैलकुलेशन को हटा दीजिए, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई, इसको हटा दीजिए। बस आप इतना याद रखो कि अगर किसी चीज की रेडियस बढ़ती है, रेडियस का मतलब किसी चीज की जब दूरी बढ़ जाती है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी कोणीय गति जो होती है वो घट जाती है, और जब किसी चीज की त्रिज्या जो है, दूरी जो है वो घट जाती है, तो इसकी कोणीय गति बढ़ जाती है। समझ गए? ये क्यों होती है? क्योंकि कोणीय संवेग को संरक्षित रखना होता है, हमें एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, है ना। तो क्वेश्चन यही आता है कि बताइए अगर कोई आदमी अपने हाथों को दूर कर ले तो उसकी कोणीय गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे सर कोणीय गति उसकी अगर दूर करेगा तो घट जाएगी, नजदीक करेगा तो बढ़ जाएगी। अब जरा मुझे बता दीजिए ये बात किसको समझ में नहीं आ गई है? सत्यम सिंह 4000 बच्चे लाए हुए भाई। बताएंगे सभी लोग कि किस किस को इतनी सी बात समझ में आ गई है, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो किसका है? ये कोणीय संवेग संरक्षण का, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये पूरा मैंने लिख दिया है कि गोल घूमता व्यक्ति यदि अपने हाथ सिकोड़ ले तो उसकी गति बढ़ जाती है। ऑल क्लियर नीलम पाल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। विशाल कुमार वेरी गुड। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन ml2 t-2 यूनिट जूल पर सेकंड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। कहाँ गए हमारे एंगुलर मोमेंटम भैया? आ जाइए। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर तुम डायमेंशन निकालोगे तो कहाँ से आ जाएगी? आप कहीं से भी निकाल लें, चाहे इस फॉर्मूले से निकालें चाहे इस फॉर्मूले से निकालें। अगर आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? आई की कितनी होती है? केजी मीटर स्क्वायर, और ओमेगा की कितनी होती है? रेडियन पर सेकंड। ये इसकी एंगुलर मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी। अगर तुम डायमेंशन की बात करोगे तो विमा की बात करोगे तो विमा भी बहुत आराम से तुम निकाल लोगे। केजी के लिए क्या रखोगे? एम रखोगे, इसके लिए एल की पावर 2 रखोगे, और रेडियन पर सेकंड के लिए टी की पावर -1 रखोगे, क्योंकि इसकी तो कोई विमा नहीं होती, इसकी होती है टी की पावर -1, तो ml2 t-1 हो जाएगी। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएंगे जैसे मैंने बताया है। इस तरह का क्वेश्चन कि गोल घूमता हुआ व्यक्ति यदि अपने हाथों को सिकोड़ ले तो उसकी गति पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा? तो उसकी गति बढ़ जाएगी। फिर पूछा जाएगा, हो सकता है कि ऐसे पूछ ले कि गोल घूमता व्यक्ति यदि अपने हाथों को सिकोड़ लेता है तो उसकी गति बढ़ जाती है, ये किसकी वजह से होता है? आप कहोगे सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो आप ना इस समय पे भाई क्वेश्चन, फिर आप बोलते हो कि हमारे क्वेश्चन को इग्नोर किया जाता है। आप ऐसे क्वेश्चन पूछो कि जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। आपके रिसीविंग फॉर्म खो गया है, मैं देख रहा हूँ यहाँ इस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं कि कितने गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ये क्या होगा वो क्या होगा। उन सब के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर डिस्कशन किया करिए। यहाँ पे केवल पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डाउट बताए जाएंगे जो आप इससे पूछोगे। चलो
अब देखिए कुछ फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं, और अगर हम इसको लीनियर मोशन से जोड़ पाए, रैखिक गति से इसको जोड़ के पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहला फॉर्मूला अगर आप काइनेटिक एनर्जी का देखोगे तो रैखिक गति में क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, यहां पर मैंने आपको कल ही बताया था कि घूर्णन गति में अगर हम इन फॉर्मूलों को घूर्णन गति से जोड़कर चलेंगे तो घूर्णन गति में m का जो काम करता है, घूर्णन गति में m का जो काम करता है वो कौन करता है, I, और v का जो काम करता है वो कौन करती है, ओमेगा करती है, एंगुलर वेलोसिटी करती है। तो हाफ mv² जैसे वहां हुआ करता था, यहां पे कितना हो जाएगा, हाफ I ω²। क्या हो जाएगा, हाफ I ω²। आगे देखें, कार्य का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन है। अब बल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहां पे बल का जो काम है वो कौन करेगा, आपका टॉर्क करेगा, यानी कि बल आघूर्ण करेगा, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट का काम है वो आपका थीटा करेगा, यानी कि एंगल करेगा। तो जो फॉर्मूला यहां पे कार्य का बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है वो यहां पे टॉर्क इंटू थीटा हो जाएगा। आप चाहें तो इनको डायरेक्टली रट्टा मार लें, बाकी रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अगर आप शक्ति का फॉर्मूला देखोगे तो यहां पे देखिए पावर बराबर कितनी होती है, W/T। यहां पे भी आप पावर बराबर W/T लिखेंगे। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब यहां क्या लिखोगे, कार्य को टॉर्क इंटू थीटा। यहां पे जो विस्थापन बटे समय होता है वो क्या होता है, वेग होता है, यानी कि शक्ति का फॉर्मूला बल गुणा वेग बन जाएगा, लेकिन यहां पे जो शक्ति का फॉर्मूला होगा अगर आप थीटा अपॉन टी को देखेंगे तो वो कोणीय वेग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका टॉर्क इंटू ओमेगा। तो अगर आपको केवल ये पता है कि जो पैरामीटर रैखिक गति में काम करता है उसकी जगह पे रोटेशनल मोशन में घूर्णन गति में क्या काम करता है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आराम से आप बना देंगे। अब ऐसे वाहियात सवालों का कौन कितना जवाब देगा यार, बताओ। सर क्वेश्चन तैयारी से आएंगे? जी नहीं, क्वेश्चन तैयारी से नहीं आएंगे। आपकी होने वाली बीवी के पास जाइए आप और उनसे पूछिए। फिर यार तुम मुझे मजबूर कर देते हो। अपनी होने वाली बीवी के पास जाओ और उनसे पूछो कि जी हमारा पेपर कैसा होगा, एक बार ये बता दीजिए, वो बताएंगे आपको पेपर। अरे यार तैयारी क्यों करवाई जा रही है, बिल्कुल आप एक भरोसा रख के तैयारी करो। हम बहुत बढ़िया ट्रैक पर हैं, बिल्कुल लेवल की चीज़ चल रहे हैं। जिस हिसाब से मान लो शुरुआत में मुझे महसूस हुआ कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको गैप होने की वजह से समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं चाहता तो ऐसी चीज़ों को छोड़ भी सकता था, आसान आसान पढ़ाता, लेकिन वो एक तरीका नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अभी हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, जब आप एग्जाम हॉल से निकलो तो आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, ना कि गालियाँ होनी चाहिए। बस इतना सा मेरा टारगेट है। टॉर्क एंगल पर लगता है। एक तो तुमने रिसीविंग फॉर्म खोल दिया, पहली बात तो तुम्हारी लापरवाही है, और दूसरा मैंने तुम्हें कल भी जवाब दिया था कि भाई साहब आप इसको अगर खो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो ऑप्शन दे देंगे डाउनलोड करने का। अब तुम एक ही चीज को डेली डेली पूछोगे तो फिर कहां तक क्या कोई जवाब देगा, बताइए। तुम किस दिन अपनी बीवी को न मत खोया ना कहीं। एस अपॉन टी क्या होता है भाई साहब, तुमने या तो पहली क्लास नहीं ली है दोस्त, भाई पहली क्लासों का प्रॉपर रिवीजन रखो, आगे चीजें इस्तेमाल होती हैं फिर तुम लेट जाते हो। एस अपॉन टी क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है, यानी कि वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब तुम लोग यार एक शुभम जायसवाल भैया हैं कि सर ये लाइव कराओ वो लाइव कराओ। तुमने बैच को पहले देखा होगा प्रॉपर कि हाँ ये क्लास लाइव है, ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो उसी के हिसाब से तुम्हें बैच लेना चाहिए था। अगर तुम्हें नहीं लग रहा था कि कम क्लास लाइव है, अब इन चीज़ों को बार बार बोलने से कोई बेनिफिट तो है नहीं। और आप रिकॉर्डेड में दिक्कत क्या है, हो सकता है कि देखो टीचर्स सारे इतने बिजी हैं ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं और सारे बैचेज में, कि आपको यहाँ पे वो टीचर नहीं मिल पाते जो आप सोच रहे होगे। जिनकी रिकॉर्डेड क्लासेज मिली हैं वो भी लाइव में नहीं मिल पाते, इसलिए आपको बहुत बेहतरीन बैच बना के दिया है। कृपया करके इसको शिद्दत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। चलो आगे चलते हैं भाई। तो ये हो गए आपके रिलेशन कुछ, और ये हो गए आपके फॉर्मूले। अब देखिए रोटेशनल मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ये जो दो दो अक्षर के रिलेशन हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे पेपर में डायरेक्टली सवाल भी पूछे जाते हैं। क्या क्या रिलेशन है, एक रिलेशन मैंने आपको बताया था V बराबर आर ओमेगा, पहला रिलेशन V बराबर आर ओमेगा। अब देखिए रिलेशन है क्या, ये रिलेशन है जो एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी से जोड़ते हैं, यानी कि कोणीय गति को रैखिक गति से जोड़ते हैं, कोणीय गति को रैखिक गति से जोड़ देते हैं। जैसे देखिए रैखिक गति में वेग क्या होता है v, और कोणीय गति में वेग क्या होता है ओमेगा वेलोसिटी, तो इसको कौन जोड़ रहा है, r, तो v बराबर आर ओमेगा। ए क्या होता है भाई, लीनियर वेलोसिटी में एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि रैखिक वेग, ये रैखिक वेग हो गया आपका। और अल्फा क्या होता है आपका, अल्फा जो होता है वो कोणीय त्वरण होता है, रैखिक त्वरण होता है, क्या होता है भाई, रैखिक त्वरण। ठीक है, और अल्फा क्या होता है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ये हो गया आपका कोणीय त्वरण।
तो कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में कौन संबंध देता है? आर ही जोड़ रहा है इनको, ए बराबर आर अल्फा। फिर छोटा सा रिलेशन है एल बराबर आई ओमेगा। एल क्या है? अब ये भी मैंने आपको बताया, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब ये भी हालांकि मैंने आपको बताया है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा। टॉर्क क्या है? आपका बलागुण। आई क्या है? जड़त्वागुण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा क्या है? आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। तो ये चार के चारों फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। ये सारे के सारे आप फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। अब देखो, पता है स्क्रीन पे 8 कमेंट होंगे और एक भी टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं। क्या जवाब देंगे बताओ यार इनके? एक भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, सब फालतू के कमेंट है। चलो, तो ये चार के चारों रिलेशन बताइए कि आप याद कर लेंगे और पेपर में इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके बारे में हमें कुछ नहीं जानना कि कहां से आया, कैसे आया है। सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि बताइए जो आपका बल आघूर्ण और जड़त्वाघूर्ण के बीच में क्या संबंध होता है, यानी कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद पूछा जाएगा बताइए रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस तरह का आपको डायरेक्टली आंसर लगा देना है। एक एक को अलग से रिलेशन बताइए, ठीक है? अलग से बता देंगे भाई एक एक को। जी साहब बता देना। और कुछ चाहिए तो भैया पहला हो गया V बराबर आर ओमेगा, दूसरा हो गया A बराबर आर अल्फा, तीसरा हो गया L बराबर आई ओमेगा, और चौथा हो गया टॉर्क बराबर क्या था? टॉर्क ही था ना, देख लो एक बार। चौथा रिलेशन था टॉर्क बराबर आई अल्फा। ठीक है साहब, और बताओ, और बोलो तुम अपनी डिमांड। ओमेगा बल आघूर्ण है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ओमेगा जो है आपका कोणीय वेग है, आपका एंगुलर वेलोसिटी है। अल्फा क्या है? अल्फा बता चुके हैं पहले ही। अल्फा आपका कोणीय त्वरण है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, चलो तो जी ये हो गए आपके रिलेशन। अब इन रिलेशंस के बारे में मैं कह रहा हूं आप गहराई में मत जाएंगे कि डेरिवेशन क्या होती है, कुछ नहीं, क्योंकि डेरिवेशन हमारे पेपर में नहीं आती है, हमें डायरेक्टली वहां से पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गए आपके रिलेशंस। अब देखो, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है जी आपका कोलिजन यानी कि संघट्ट। कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन का मतलब होता है टकराना। जैसे तुम और वो बिल्कुल वैसे ही टकरा गए थे, जैसे तुम और आप टकरा गए थे, वैसे ही कुछ चीजें आपस में टकरा जाती हैं। जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास दो द्रव्यमान हैं या दो बॉल हैं, और ये कुछ इस तरह से हैं। पहले अपनी जिंदगी आराम से जी रही थी, ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, बढ़िया। ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है, इसकी गति थी पहले u1 और इसकी गति थी पहले u2। ठीक है जी। उसके बाद ये आपस में टकरा जाती हैं, और मान लो टकराने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाती हैं। अब यहीं से बन जाती है इनकी कहानी। अब देखो, कोई भी दो चीज जब कोई भी चीज टकराएंगी तो क्या होगा भाई? हो सकता है कि उनकी गति चेंज होगी, बिल्कुल निश्चित रूप से चेंज होगी। जितनी गति से आती हुई कोई चीज किसी दूसरी चीज से टकराती है तो उतनी ही गति से तो वापस नहीं लौटेगी। या हो सकता है कोई चीज बहुत भारी हो तो छोटी वाली चीज को अपने साथ मिला के ले जाए, या हो सकता है दोनों चीजें बराबर हों तो टकराने के बाद समान वेग से पीछे हटे, मतलब हो कुछ भी सकता है। तो हमने माना ये चीज यहाँ टकरा गई, और टकराने के बाद की जो इनकी गतियां हैं वो कितनी है? v1 है और इनकी v2 है। और हम ये मानते हैं कि कोई भी टूट फूट नहीं हुई है, मतलब इनका द्रव्यमान m है। ठीक है, कोई भी टूट फूट नहीं हुई है, इनका द्रव्यमान क्या है? m है। अब देखेंगे बच्चा कि एक चीज आपको डिफाइन करनी है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपसे ये कहता है कि टकराने के बाद की गतियों का अंतर कितना है और टकराने से पहले की गतियों का अंतर कितना था। टकराने के बाद की गतियों का अंतर कितना है और टकराने से पहले की गतियों का अंतर कितना था। जैसे अगर मैं मान के चलूं, आपसे बोलता हूं कि मान लो इसकी जो गति थी वो थी मान लो 10 मीटर पर सेकंड। कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। इसकी थी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ये मान के चलिएगा कि इसकी गति थी 5 मीटर पर सेकंड। टकराने के बाद मान लेते हैं इसकी गति हो गई 5 मीटर पर सेकंड, और जी तुम्हारा इसकी हो जाएगी
एक से कम आंसर आना चाहिए, यानी कि ऊपर छोटी क्वांटिटी। इसकी रख लेते हैं मान लो 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टकराने के बाद इनकी गति इतनी हो गई। तो बताइए कि इसका प्रत्यास्थवन गुणांक कितना होगा। आप कहोगे जी प्रत्यास्थवन गुणांक ये हो जाएगा कि टकराने से पहले का अंतर कितना है, तो टकराने से पहले का अंतर है 5 में से 2 गए तो 3, और टकराने के बाद का टकराने से सॉरी ये है टकराने के बाद का अंतर, ये है टकराने से पहले का अंतर। ये टकराने के बाद का अंतर ऊपर रखा, टकराने से पहले का अंतर 20 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 3/10 का मतलब ये आ गया आपका 0.3। प्रत्यास्थवन गुणांक क्या आ गया 0.3। इस पर आते हैं आपके न्यूमेरिकल, और बिल्कुल ऐसे न्यूमेरिकल आएगा, बिल्कुल बेसिक सा न्यूमेरिकल आएगा, आप उसको कैलकुलेट कर लोगे बहुत आराम से। जरा बताइए कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, फिर हम आगे चलते हैं। शुभम भैया इसका पेपर मुश्किल से यार 7-8 मतलब 3-4-5 साल पहले एक बार हुआ था। मैं कई बार बता चुका हूं कि 3-4 साल पहले के पेपर से आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। उसको सॉल्व कराने का कोई फायदा नहीं है, वो बहुत बेसिक है, वो कांस्टेबल लेवल से भी गिरा हुआ पेपर है, उसके चक्कर में मत रहिए। पेपर का लेवल अब के कंपटीशन के हिसाब से आएगा, जो क्वेश्चंस अभी ट्रेंडिंग में है उनके हिसाब से आएगा, ठीक है। 0.3 हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। अभी इस चीज को याद रखना, आगे ये काम आएगी। अब देखिए भैया कि कोलिजन 2 तरह का होता है, कोलिजन 2 तरह का होता है भाई। सबको जरूरी थोड़ी है कि अच्छी बीवी मिले, कुछ कुछ को थोड़ी बहुत इधर उधर भी मिल जाती हैं। तो समझिए एक ऐसा कोलिजन होता है कि जिसमें अब हम यहां पे देखेंगे संवेग को और ऊर्जा को, संवेग को और ऊर्जा को। तो अगर किसी कोलिजन में कुल संवेग और कुल ऊर्जा संरक्षित है, संवेग क्या होता है द्रव्यमान गुणा वेग, अगर द्रव्यमान गुणा वेग यहां का निकालो, अगर द्रव्यमान गुणा वेग यहां का निकालो, अगर वो सबका बराबर आता है, अगर वो सबका बराबर आता है, तो आप कहोगे कि ऐसा जो कोलिजन है, ऐसा जो संघट्ट है, वो आपका प्रत्यास्थ संघट्ट है, जिसमें संवेग भी संरक्षित रहे और कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहे। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। इसका मतलब क्या है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद की गतिज ऊर्जाएं बराबर होनी चाहिए। किसी भी चीज के जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि टकराने से पहले मतलब कोई भी घटना घटने से पहले वो कितनी थी और किसी भी घटना को घटने के बाद वो कितनी है। तो भैया तुम्हारी जेब में से डेफिनेटली, जैसे मान लो कोई बहुत अच्छी है तो तुम्हारा संवेग भी संरक्षित रहेगा, मतलब जिस गति से तुम पढ़ाई कर रहे हो वो भी गति बनी रहेगी, और तुम्हारी जेब में जो पैसा है वो भी ठीक बना रहेगा, वो बहुत ज्यादा खर्चीली नहीं है, या जितना वो खर्च करती हैं मतलब जितना तुम खर्च करते हो उतनी ही वो खर्च करती हैं। तो भाई अगर आपका संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं तो इस तरह के कोलिजन को आप कहोगे इलास्टिक कहोगे, प्रत्यास्थ कहोगे। कैसा संघट्ट कहोगे? प्रत्यास्थ कहोगे। लेकिन अगर तुम्हारी ऊर्जा में कोई कमी आती है, टकराने के बाद तुम्हारी ऊर्जा में कोई कमी आती है, टकराने के बाद तुम्हारी ऊर्जा में कोई कमी आती है, तो इस तरह के संघट्ट को तुम साफ साफ कह दोगे ये अप्रत्यास्थ संघट्ट है। कैसा संघट्ट है? अप्रत्यास्थ संघट्ट है। जैसे कि ये है आपकी अरेंज मैरिज, जैसे कोई लव मैरिज करना चाह रहा हो और उसकी जबरदस्ती अरेंज मैरिज करा दो तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, बेचारा ऊर्जा को अपनी खो देगा। लेकिन अगर तुम लव मैरिज वालों की देखोगे तो बढ़िया, बिल्कुल खुश रहेंगे, मतलब चाहे कुछ दिन रहें लेकिन रहेंगे तो है। तो अगर देखो संवेग तो सब में कंजर्व रहेगा, मोमेंटम तो हर एक में संरक्षित रहेगा। अगर ऊर्जा आपकी संरक्षित रहती है तो उसको हम प्रत्यास्थ बोल देंगे, अगर ऊर्जा हमारी संरक्षित नहीं रहती है तो उसको हम अप्रत्यास्थ बोल देंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है। m1v1 बराबर m2v2, बहुत बढ़िया। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन बहुत बेसिक है। एक बार आप देख लीजिए, m1v1 क्या रखेंगे हम भाई? दोनों की गति का अंतर और ऊपर दोनों की गति का अंतर। सिंपल, नीचे दोनों की गति का अंतर टकराने से पहले, तो टकराने से पहले कितना था आपका? 20 में से 10 गए तो 10 आ गया था। ये हमने अपनी तरफ से मानी है, टोटल वैल्यूज मैंने अपनी तरफ से मानी है, ऐसे ही एग्जांपल में आपको दे दी जाएंगी। और v1 माइनस v2 का अंतर 5 में से 2 गए तो 3 हो जाएगा। भाई साहब 10 में 3 का जब हम भाग करेंगे, ये लो भाग कर लेते हैं, तो ना जाने की 0 और 10 दिया 30। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3। ये आंसर हो गया आपका 0.3। क्लियर है? अब तो ये हो गया आपका प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट। अब देखिए, अगर हम ई का मान देखेंगे किसके लिए? प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए। अगर हम प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए ई का मान देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 बन जाएगा, कंप्लीटली 1 बन जाएगा। 1 बनने का मतलब ये है कि ना तो आपकी ऊर्जा में कोई हानि हुई है और ना ही आपके संवेग में कोई हानि हुई है। ई की वैल्यू के 1 होने का मतलब यह दिखाता है कि ना तो आपकी ऊर्जा में कोई हानि है और ना ही आपके संवेग में कोई हानि है। 1 का मतलब 100%। और अगर तुम पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात करोगे जिसमें ऊर्जा की हानि हो रही थी, तो इसमें ई की वैल्यू 0 है। साफ साफ बताता है कि ऊर्जा रही ही नहीं है।
अगर एक ऐसा संकट है जो पूरा का पूरा अप्रत्यास्थ है, यानी कि जिसमें पूरी ही ऊर्जा नष्ट हो चुकी है, आपकी जितनी पहले ऊर्जा थी उतनी बाद में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो ई का मान 0 हो जाएगा। और अगर आप इनको याद रख पाए तो ये समझ लेना आपने बहुत इंपॉर्टेंट 2 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 2 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर कोई भी टक्कर ऐसी रहती है जो ना तो वो पूरी तरह प्रत्यास्थ है, ना वो पूरी तरह अप्रत्यास्थ है, ना वो पूरी तरह इलास्टिक है, ना वो पूरी तरह इन इलास्टिक है, तो उसके लिए हो जाएगा आपका ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, उनके लिए ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहां से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे मान लो पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में कौन कौन सी चीजें संरक्षित रहती हैं, कंजर्व रहती हैं। आप कहोगे दोनों रहती हैं, संवेग और ऊर्जा। फिर बोला जाएगा अगर कोई संघट्ट पूर्ण अप्रत्यास्थ है तो ई का मान कितना होगा, आप कहोगे सर 0 होगा। कोई संघट्ट पूर्ण प्रत्यास्थ है यानी कि कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 1 होगी। तो यहां से कम आपके 4 से 5 सवाल बनेंगे और पांचों के पांचों मैंने आपको बताए हैं। एक बार बताइए कि आपको समझ में आ गए हैं 5 के 5 सवाल। सभी लोग एक बार थम्स अप करें अगर इतना समझ में आ गया हो, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगला एक बहुत बेहतरीन से मुद्दे की तरफ चलें। जी संदीप यादव, हाय। आप ना डाउट पूछ रहे हैं ना बता रहे हैं, हाय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रीति, वेरी गुड। 0। तो ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखनी है और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, फैक्चुअल सवाल बनते हैं। आप अक्सर पूछते हो सर सवाल कैसे बनते हैं, तो सीधा जो लिखा हुआ है कि बताइए पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए ई का मान कितना होता है। ई क्या है, प्रत्यास्थवन गुणांक, जो कि मैंने आपको पीछे डिफाइन कर दिया। फॉर कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन व्हाट द वैल्यू ऑफ ई, ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। चलिए प्रीति, ममता, साक्षी, पूनम, एकदम बढ़िया आप लोगों के आंसर हैं। सत्या, संदीप भाई, हाय। ये डायमेंशन लेस है, हाँ सुजीत बिल्कुल ये डायमेंशन लेस है। बहुत बढ़िया, ये बच्चे मस्त लगते हैं यार सुजीत, बहुत बढ़िया लेवल है आपका भाई, बढ़िया से मेहनत करो, सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हो आप। तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो ये आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है जी, चलो प्रतीक्षा जी एक बार फिर से देखेंगे। टकराने से पहले और टकराने के बाद के संवेग का रेशियो जो होता है वो ई होता है। अगर आप कहते हो कि कोई भी संघट्ट पूरी तरह से प्रत्यास्थ है यानी कि कंप्लीटली इलास्टिक है, तो उसमें दोनों चीज़ें आपकी कंजर्व रहती हैं, दोनों चीज़ें संरक्षित रहती हैं, ऊर्जा और संवेग दोनों, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। लेकिन अगर आप करोगे पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात, यानी कि ऐसी टक्कर जिसमें आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी की कहीं ना कहीं हानि हो रही है, तो वो क्या है आपका पूर्ण अप्रत्यास्थ, मतलब अप्रत्यास्थ संघट्ट है, इनइलास्टिक कोलिजन है। और इन दोनों के लिए वैल्यू जो होती है एक की, ई के लिए ई की वैल्यू 1 होती है और 0 होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 0 से कम होगा तब सर, मैंने आपको बताया तो समझो मेरी बात को और थोड़ा सा, कि ना तो कभी ऐसा हो सकता कि 2 चीज़ें टकराएं और उनमें कोई ऊर्जा की हानि ना हो, भाई उनकी एनर्जी जरूर कम होगी टकराने की वजह से, और ना कभी ऐसा हो सकता कि पूरी की पूरी ऊर्जाएं खत्म हो जाए, पूरी की पूरी ऊर्जाएं खत्म हो जाए। तो भाई ये दोनों चीज़ें जो है ना, आपकी समझो इन चीज़ों को कि वे वही कहती हैं, अगर कंप्लीटली है, कंप्लीटली एनर्जी खो गई तो ई की वैल्यू 0 और कंप्लीटली एनर्जी नहीं खोई तो ई की वैल्यू 1। बट कोई केस इन दोनों में से होता नहीं है, प्रैक्टिकली हम इन दोनों के बीच में रहते हैं, है ना। प्रैक्टिकली जो हम रहते हैं ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि थोड़ी सी ऊर्जा का लॉस तो जरूर होता है टक्कर में। जेई लेवल का है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है यार, जेई लेवल तो आप इसे नहीं कहोगे। जेई में तो 2 डायमेंशनल कोलिजन भी हम पढ़ते हैं, ये तो केवल एक ही दिशा में है, वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। ऐसी चीज़ें जेई में बहुत रेयरली पूछी जाती हैं, अच्छे सवाल बनते हैं वहाँ। आपका हेड ऑपरेटर्स लेवल तक का आप इसको बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है जी, चलो तो अब चलते हैं आगे। सर जी काइनेमेटिक्स क्या होता है, सिलेबस में दिया हुआ है। शुभम, काइनेमेटिक्स वही है जो अब तक हम पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स में आपका यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन अलग हो गया, आपका मोशन आ जाता है, लॉ ऑफ मोशन आ जाता है, वर्क एनर्जी एंड पावर आ जाता है। ये तीनों चैप्टर मिला के आपका काइनेमेटिक्स बन जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया गीता प्रजापति, ये हो गया आपका। तो अभी हमें पढ़ने हैं केपलर्स लॉ, लेकिन केपलर्स लॉ पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन के बाद, क्योंकि जब तक आपको ग्रेविटेशन समझ नहीं आता है तब तक आपको केपलर्स लॉ समझ में नहीं आएंगे। तो केपलर्स लॉ पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बाद। आज इसको यहीं स्टॉप कर लेते हैं। अगर आपके इससे टॉपिक से रिलेटेड अभी हमारे पास 5-7 मिनट का समय है, तो कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए, किसी भी टॉपिक में, आज तक के पढ़े हुए, अभी तक के पढ़े हुए, आज सारे टॉपिक में से किसी में भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए। अब है यार, मतलब दोनों तरह की टर्म्स यूज़ करनी पड़ती हैं, हमारे हिंदी वाले भाई बुक भी हैं तो उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। टोटल कैसे इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं,
बाकी मेरी जो पीडीएफ है वो कम्प्लीटली बाईलैंग्वेज है, मेरी जो लैंग्वेज होती है वो भी बाईलैंग्वेज होती है। बहुत बढ़िया दिलशाद, वेरी गुड। तो आपका रोटेशनल मोशन मेरी तरफ से ओवर हो गया है। आगे कल जो हम पढ़ेंगे वो ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, और ग्रेविटेशन से भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। देखो आपको ना पता है, आपको बस चीज़ों को डायरेक्टली याद रखने की कोशिश रखनी है, और हालांकि मैं तो आपको समझा के भी चल रहा हूँ। जैसे कि भाई आपसे पूछा जाए पूर्ण, अगर मान लो कोई संघट्ट प्रत्यास्थ है जो कोई कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक है, तो उसमें आपका क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी? आप रखोगे सर दोनों चीज़ कांस्टेंट रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि वहाँ पर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। दो चीज़ें टकराई आपस में, उनमें कोई ऊर्जा की हानि नहीं है, इसीलिए तो हम उसको इलास्टिक कह रहे हैं। और इनइलास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें ऊर्जा की हानि हो, टकराने के बाद ऊर्जा की हानि हो। बहुत आराम सी बात है, आसान सी बात है। उसके बाद अगर ई का मान देखोगे आप, तो जिसमें ऊर्जा की हानि हो रही है उसके लिए ई की वैल्यू 0 है, और जिसमें ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है उसमें ई की वैल्यू 1 है। ऐसे बहुत आराम से याद रखना है। रोटेशनल वाले में, हाँ रोटेशनल वाले में सुजीत बिल्कुल मैक्सिमम सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। ग्रेविटेशनल तो हेड ऑपरेटर में नहीं है सर, कोई बात नहीं है। तो फिर आज यहाँ तक का तो कॉमन सिलेबस था। अब जो सिलेबस आपका अलग अलग होगा उसको मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। प्रत्यास्थ को एक बार फिर से बताइए। देखिए प्रत्यास्थ क्या होता है, सिंपल सी बात कि प्रत्यास्थ का मतलब है इलास्टिक। जब दो चीजें आपस में टकराएं, और टकराने के बाद हमने ये मान लिया कि इनके टकराव से कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। जैसे दो चीजें मान लो लड़ें आपस में, जब तुम और तुम्हारी बीवी किसी चीज को लेकर लड़ें और वो तुम्हारे बाल बाल पकड़ ले बुरे भयंकर तरीके से, फिर भी तुम कहो कि कोई दिक्कत ही नहीं हुई है, तो ऐसा कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है ना। मतलब ई की वैल्यू 1 है, किसी को कोई समस्या नहीं है, सब खुश हैं तुम्हारी लड़ाई से। क्या ऐसा हो सकता है? दैनिक जीवन में तो ऐसा संभव नहीं है भाई। जब दो चीजों की लड़ाई होगी तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा की हानि होगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आएंगी। तो ऐसा दैनिक जीवन में संभव नहीं है कि दो चीजें लड़ें और ऊर्जा की हानि ना हो। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि एक दिन की लड़ाई में तुम्हारा डाइवोर्स ही हो जाएगा, है ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं चीजें बीच में रहती हैं, ना तो बिल्कुल 0 तक जाती हैं ना तो 1 तक जाती हैं, ये हमेशा बीच में रहती हैं। टाउ बराबर आई अल्फा सोनू, उनमें हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, उनको आपको डायरेक्टली याद रखना है। रिलेशन आप सीधे सीधे याद रखिए। टाउ बराबर आई अल्फा। टाउ क्या होता है आपका? बलागुण। अल्फा होता है आपका कोणीय त्वरण। तो बलागुण और कोणीय त्वरण के बीच में रिलेशन जो होता है वो होता है टाउ बराबर आई अल्फा। ये रिलेशन आप चारों मेरे कहने से, एक वी बराबर आर ओमेगा, मतलब 4 रिलेशन हो गए, डायरेक्टली याद रखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ग्रह और उपग्रहों की गति है सर हेड ऑपरेटर में, हाँ तो वही हो गया ना फिर, ग्रेविटेशनली तो हो गया वो। ग्रह और उपग्रहों की गति, देखिए सारे चैप्टर्स कभी भी आपको किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे हैं ना 12th लेवल के, तो आप एनसीईआरटी से देखिए। अब ग्रहों और उपग्रहों की गति जैसा एनसीईआरटी में आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रेविटेशन मिल जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण में आ जाएगा। तो चैप्टरों के नाम ना कहीं कुछ और होते हैं, कहीं कुछ और होते हैं। चलो निहाल बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारा प्यार, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। चलो दिलशाद बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार निखिल। ठीक है चलो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी से सारा का सारा। देखिए अभी हमारे पास हैं 2-4 मिनट, तो उसका इस्तेमाल किया जाए। जो आपका बलागुण होता है, बलागुण का मतलब ये हो गया कि बल गुणा लंबवत दूरी, यानी कि अगर आप किसी चीज पे बल लगाते हो और वो गोल गोल घूमना शुरू कर दे तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगला अगर आप देखें बल आघूर्ण के बारे में हमने सारी जानकारियां ली। अब देखो एक सवाल जैसे मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल जैसे मैंने आपसे पूछता, बताइए कि निम्न में से, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं, बढ़िया सवाल कैसे बनते हैं, और मुझे बताना क्या मुझे इस सवाल को कराना ही जरूरी था या आप बगैर कराए आंसर दे देते, कि निम्न में से किसका मात्रक, निम्न में से किसका मात्रक जूल नहीं है, या निम्न में से किसका मात्रक जूल है, निम्न में से किसका मात्रक जूल है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द यूनिट जूल, किसका मात्रक जूल है। तो पहला सवाल आप देखेंगे जैसे कि आपका देखेंगे आप कार्य यानी कि वर्क, दूसरा आप देखेंगे एनर्जी यानी कि ऊर्जा, तीसरा आप देखेंगे टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण, बलाघूर्ण, चौथा आप देखेंगे शक्ति यानी कि पावर। अब देखो इन क्वेश्चंस को अगर तुम रटोगे तो भाई रटने में तो कोई औचित्य नहीं है, हो सकता है यहाँ पे जरूरी थोड़ी यही ऑप्शन दे कुछ और दे देगा। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ ABCD 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। ए ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी ऑप्शन है सेकंड थर्ड फोर्थ, डी ऑप्शन है फर्स्ट और फोर्थ। बोलो इसमें से कौन सा आंसर ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, कि इनमें से किसका मात्रक जूल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हमेशा ना कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। अगर आप इसको रट के चले जाओगे तो भाई जरूरी थोड़ी कि ऑप्शन यही मिलेगा पेपर में, कुछ और मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने समझ लिया तो इस तरह के क्वेश्चंस का आप खुद ही आंसर कर देंगे।
बहुत बढ़िया। किसका मात्रक जूल नहीं है? तो कौन सा आंसर ऑप्शन कर रहे हैं आप? शिखर, वेरी गुड। तो ज्यादातर बच्चों का जो आंसर है वो है बी, वेरी गुड। वर्क एंड एनर्जी, टॉर्क का भी तो जूल ही था, अभी अभी तो टॉर्क पढ़ाया है, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई टॉर्क क्या होता है? न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर ही क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल था, इसका भी जूल था, और आज फिर से एक बार देखना इसका भी मात्रक क्या था? जूल था। तो इसका आंसर ऑप्शन बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस कोई आपको बताए, या जो 200 में से एक मैराथन में 25 में से 25 ऐसे वाले गारंटी लेने वाले ऐसे क्वेश्चंस को कोई नहीं करा सकता। ये आप केवल तभी करोगे जब आपको एक बेहतर नॉलेज होगी, जब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। और समझो कि यार आप मान लो मैं 2.5 महीने में 2 महीने में सिलेबस कराने की आपसे बात कहता हूँ, 2 महीने में सिलेबस कराने की आपसे बात कहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी आपको 2 महीने का सिलेबस 6 घंटे में करा सकता है, वो बिल्कुल संभव नहीं है। तो चीज़ों को समझो, आप समझदार हैं, बढ़िया तरह से मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ आप जानते हैं, उस तरीके से काम करके चलिए, ठीक है। तो चलो भाई ये हो गई आपकी आज की बात। बाकी सेशन में सारी चीज़ें आसान है, एक बार रिवाइज करेंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो ग्रेविटी को स्टार्ट करेंगे, उसमें जो जो पार्ट जिस जिस ब्रांच का रहेगा उसके बारे में हम बात कर लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।